जब हमने ज्वाइन किया, सेकंड जनरेशन जब ज्वाइन की, तो हमने देखा मार्केट कहीं ना कहीं सैचुरेटेड है। मेरे घर और स्कूल के बीच में ऑफिस हुआ करता था, लेकिन 6-7 स्टैंडर्ड में जब मैं था तब हम आईपीओ के फॉर्म भरते थे। लाइक आपने कहा था कि गोल्ड 85 क्रॉस करेगा, वो हुआ। आपने कहा 90 क्रॉस करेगा, वो भी हुआ। तो कुछ मेरे चार्ट्स है जहाँ पे हम रेशियोज देखते हैं, वहां से ऐसी कुछ सिग्नल मिल रहे थे कि कमोडिटीज के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। तो अगर हम सेंसेक्स से भी कंपेयर करें तो सेंसेक्स के ऊपर सोना ट्रेड कर रहा है। तो या तो इक्विटी बड़ा करेक्ट करेगा या कमोडिटी यहाँ से और डबल हो जाएगा। बिल्कुल। यूएस जिस ढंग से पॉलिसीज बना रहा है, आप देखिए, चाहे यूरोप है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, सब अगेंस्ट है उसके। अब तक इंडिया में गोल्ड कंज्यूम किया जाता था, अब गोल्ड में निवेश किया जाने लग गया है। कल को ये टैरिफ लग गई तो हो सकता है कि मेटल की शॉर्टेज हो जाएगी। कभी भी डबल डिजिट का नेगेटिव रिटर्न सोने ने नहीं देखा 25 साल में। सोना 2 लाख कब तक हो जाएगा? तो आप लेके बैठे, लेकिन सोने में निवेश करना है तो थोड़ा लंबा व्यू लेके बैठिए, कोई रिटर्न अच्छा। रावण सोने में खुशबू लाना चाहता था। बिल्कुल। हमारे मंदिरों में पकड़े तो 5000 टन के आसपास सोना है। बिल्कुल सर। अब इन्होंने ये भी समझा कि अगर हम इक्विटी के साथ गोल्ड को ब्लेंड कर दिया जाए तो रिटर्न और अच्छे बनेंगे। फिर चाइना कोशिश कर रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट तो मैन्युफैक्चर में ही करता हूं। चांदी को गरीबों का सोना भी बोलते हैं या पुअर्स मैन गोल्ड भी बोलते हैं। अच्छा, पहले तो बताइए, कमोडिटी की ट्रेडिंग में गोल्ड ज्यादा बेटर होता है या सिल्वर ज्यादा बेटर होती है? कमोडिटी का काम करता था, इसका तो घर बार बिक गया, तो ऐसा कैसे हो जाता है सर? फोमो में बाय करते हैं, फेयर में बेच देते हैं। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शुभम अग्रवाल शो वेयर द मनी रियली मैटर्स। अब मैं आ गया हूं केडिया कैपिटल के ऑफिस में, जहां पे हमारे साथ है अजय केडिया जी। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फाइनेंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे बिजनेस माइंड्स हो, हम डिस्कस करेंगे जो भी फाइनेंस की पर्सनलिटीज है या जो बिजनेस माइंड्स है उनके साथ में। और आज इसी सीरीज में हम अजय केडिया जी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बिल्कुल। आज सर हमारे व्यूअर्स के साथ हम आपके साथ गोल्ड सिल्वर के ऊपर और कमोडिटी के ऊपर जानेंगे। अजय केडिया जी ने गोल्ड को लेकर प्रेडिक्शन करी थी बैक इन दिवाली 2024 दैट गोल्ड विल क्रॉस 85,000, 90,000, और फिर उन्होंने अपने टारगेट रिवाइज करे अप टू 1 लाख रुपीस। तो सिल्वर को लेके भी आपने कुछ ऐसे ही किया था सर। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके साथ कुछ जानकारी लेकर और आगे बढ़ेंगे। इस पॉडकास्ट में आपको लर्निंग काफी मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। ये भी पूछने वाले हैं कि क्या सोना 2 लाख होगा या 50,000 आ जाएगा, ये बातें बाद में होगी। चलिए सबसे पहले सर ये बताइए, केडिया कैपिटल की शुरुआत कैसे हुई? सो आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड सीए परस्यू कर रहा था मैं, तब हमने देखा इंडिया में असेट क्लास के नाम से हम इक्विटीज को जानते थे, म्यूचुअल फंड जानते थे, इंश्योरेंस जानते थे, बट कहीं ना कहीं कमोडिटी जब स्टार्ट ही हुआ था इंडिया में, तो हमने देखा कि एक नया असेट क्लास है। और एक चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी कमोडिटी में, कि कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। और हमने देखा मार्केट पार्टिसिपेंट, आज इंडिया का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कॉटन 1932 में सेठ मोतीलाल सेक्सरिया जी नवलगढ़ के थे, लेकिन यूएस में जो कॉटन ट्रेड होता था उनका भाव वो ओपन करते थे। अच्छा। या अगर हम बोलते हैं कि अमूल नाम जाना जाता है दूध के लिए, मिस्टर कोरियन। yes. बट आपको ये ताजुब होगी कि कमोडिटी में स्पाइसेस के लिए वो जाना जाते थे। अच्छा। सिमिलरली धीरूभाई अंबानी आज वेल नोन है, हम तेल में देखते हैं, बट उन्होंने भी जब अपना ट्रेड स्टार्ट किया था कॉटन से स्टार्ट किया, फिर मसालों में गए। तो कहने का मतलब एक चीज मेरे को जो सबसे अच्छी लगी, कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। दूसरा, ये मार्केट वो टाइम पे अनटैप था। तो मुझे वहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और इन्फॉर्मेशन नहीं थी मार्केट में, इसलिए रिसर्च मेरी पसंदीद एक सेगमेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों में ट्रेड करना है लेकिन बिना कोई ठोस हम बोल सकते हैं कि क्या न्यूज है। तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा एक स्कोप दिखाई दिया, इसलिए हमने कमोडिटीज और वो भी रिसर्च को फोकस करके। नहीं, बहुत बढ़िया सर। और कमोडिटी में मैंने जितना भी लोगों को देखा उसमें से पता चलता है कि बहुत कम लोग हैं जो कमोडिटी बेस्ड एडवाइस देते हैं, और आप उनमें से एक बहुत अच्छा नाम है सर। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी जो शुरुआत हुई थी केडिया कैपिटल की, इसमें आपका, आपने जैसे बताया, फोकस ये कमोडिटी के ऊपर ज्यादा है, क्या स्टॉक मार्केट पे भी आपका कोई फोकस रहता है? तो हम लोग सेकेंड जनरेशन इन ब्रोकिंग है। मेरे अंकल, फादर, ग्रैंडफादर ये ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में, या हम बोल सकते हैं जो वो टाइम पे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड चलते थे। जब हमने ज्वाइन किया, सेकंड जनरेशन जब ज्वाइन की, तो हमने देखा मार्केट कहीं ना कहीं सैचुरेटेड है और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तब हमने देखा कि कमोडिटी एक अनटच मार्केट है और यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि जब हम इक्विटी मार्केट को जब टैप करते हैं एज ए ब्रोकर, तो हम जनरली देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर ढूंढते हैं। लेकिन जो रबर इंडस्ट्री हो गई लेट्स से, या मसाला इंडस्ट्री हो गई, इनको रॉ मटेरियल कब लेना है, कैसे हेज करना है, ये सब चीज बहुत ही मतलब ग्रे एरिया था, कहीं पे क्लैरिटी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि पहला
कि हाँ इक्विटी में आज भी हम है, पहले भी थे, लेकिन कमोडिटी ने हमको ज्यादा चार्म दिखाई दिया, इसके लिए हमने कमोडिटी ज्यादा। सर मेरा अगला क्वेश्चन आने ही वाला था कुछ इससे से रिलेटेड, लेकिन आपने उसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट कैसे है। तो आपने बताया कि आपका फैमिली बिजनेस है स्टार्टिंग से, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल चुका है। तो शुभम जी, इसमें एक चीज होता है, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, आज मैं मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो जनरली एक अच्छा चीज और एक खराब चीज बोल सकते थे, मेरे घर और स्कूल के बीच में ऑफिस हुआ करता था। तो जैसे हम 12:30 बजे स्कूल से निकलते थे तो घर पे नहीं आना, ऑफिस में आना है। तो फ्रॉम 6-7 स्टैंडर्ड से मैं ऑफिस जाता था, और उसका एक बेनिफिट क्या हुआ, टर्मोलॉजी। बिल्कुल, कि आज हम देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद हम मार्केट के अंदर टर्मोलॉजी ढूंढते हैं कि क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन 6-7 स्टैंडर्ड में जब मैं था तब हम आईपीओ के फॉर्म भरते थे। तो उससे बेनिफिट ये हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते जो मार्केट में ट्रेड क्या होता है, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, ये सब टर्मोलॉजी में मेरा बचपन मैंने गुजारा है, जिसकी वजह से ग्रेजुएट होते ही के बाद तुरंत ही हम एक बिजनेस में एंटर कर पाए। कहने का मतलब है कि एक बिजनेस का करने का व्यवहार पता चल जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था सर, हमें भी 8th स्टैंडर्ड में थे तब दुकान बैठना स्टार्ट करना पड़ा था, तो वहां से व्यवहार का पता चलता है, तो अपने फैमिली बिजनेस का ऐसे पता चल जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है सर। अब आप थोड़ा गोल्ड के ऊपर आते हैं, थोड़ा गोल्ड का व्यू लेते हैं। लाइक आपने कहा था कि गोल्ड 85 क्रॉस करेगा, वो हुआ। आपने कहा 90 क्रॉस करेगा, वो भी हुआ। आपने कहा 1 लाख क्रॉस करेगा, वो भी हुआ। तो अब गोल्ड में आपका व्यू क्या है? साथ में देखिए बहुत से लोग होंगे, दर्शक होंगे जो कि शादियां हैं अभी इंडिया में, तो शादियां चलती रहती है, बहुत लोग सोचते हैं शादी के लिए गोल्ड ले क्या, तो किसी काम के लिए गोल्ड ले क्या, और कई लोगों को एक फोमो भी जनरेट हो रहा है दैट गोल्ड भागे जा रहा है, तो गोल्ड खरीद ले क्या? विचार रखिए सर अपने। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब पिछले साल में एवरी ईयर दिवाली के करीब हम लोग 1 साल का आउटलुक रखते हैं कि अगले 1 साल में क्या होगा, एंड लकीली कोविड के बाद से ही हम सितंबर 2019 की मैं बात करूं तो कुछ मेरे चार्ट्स है जहाँ पे हम रेशियोज देखते हैं, वहां से ऐसी कुछ सिग्नल मिल रहे थे कि कमोडिटीज के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, तो सर ये कैसे चार्ट्स हैं, थोड़ा सा बताएंगे? तो जनरली देखिए एक टेक्निकल होता है जो आपको लेवल्स बताता है, बट ऐसे भी कुछ चार्ट्स होते हैं जो आपको ओवरव्यू बताते हैं कुछ लंबे समय के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं दूंगा जीएससीआई वर्सेस S&P 500। जीएससीआई है गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स, और S&P 500 हम जानते हैं यूएस इक्विटी मार्केट है। जब इन दोनों के रेशियो को प्लॉट करते हैं तो ये हमें बताता है कि इक्विटी अच्छा या कमोडिटी अच्छा। तो हमने देखा था हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर रेड फ्लैग्स आए थे कि ये जो रेशियो है ये 50 साल के लो पे आ चुका है। अच्छा, और जब भी ये रेशियो 50 साल के लो पे आता है और यहाँ से उछाल लेगा तो आप समझ के चलिए कमोडिटी में तेजी आनी चाहिए और इक्विटी में करेक्शन आनी चाहिए, यानी करेक्शन आना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ 2020 में। हमने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ इक्विटी मार्केट में गिरावट आई और सोने में तेजी आई, लेकिन 2020 से लेकर 22-23 के बीच में हमने देखा कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने लिक्विडिटी इकोनॉमी में पंपिंग की, जिसके चलते इक्विटी भी चला और कमोडिटी भी चला, दोनों चले थे। आप कोविड से पहले आप देखोगे सोना 28, 29, 30 हजार के आसपास हुआ करता था और आज सोना 1 लाख टच कर चुका है। बिल्कुल। तो अगर हम सेंसेक्स से भी कंपेयर करें तो सेंसेक्स के ऊपर सोना ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल नो डाउट कोविड में हमने 0 होते हुए देखा, लेकिन आज हमने ऊपर में जनवरी में $83 देखा और आज करीबन $60 के आसपास है। कॉपर है 250-300 रुपया हुआ करता था, आज 850 रुपए का भाव है। तो हर एक कमोडिटी में तेजी आई है, लेकिन इक्विटी भी उसी उदाहरण के तौर पे चला है क्योंकि लिक्विडिटी दी गई है। बट मेरा मानना है अगले 2-3 साल भी अगर ये रेशियो को देखता हूं मैं, ये रेशियो अभी 0.75 के करीब है और इसका एवरेज शुभम 4.2 का है। तो जस्ट आप इमेजिन करो अगर ये मीन रिवीजन करता है तो या तो इक्विटी बड़ा करेक्ट करेगा या कमोडिटी यहां से और डबल हो जाएगा। बिल्कुल। बट अब जिस ढंग से ट्रेड वॉर, इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन के फियर है, तो एक चीज तो सही है कि कमोडिटी तो चलेगा। यस। अब इक्विटी में हमने बीच बीच में करेक्शन देखा, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा, उसकी वजह से हर साल हम आउटलुक दे भी रहे थे। पिछले साल जब मैंने आउटलुक दे रहा था तब मैंने देखा सोने का भाव करीबन 70-72 के करीब है और एग्रेसिव कभी भी कमोडिटी नहीं हो सकती। ये तो फर्स्ट टाइम है कि सोना 40% का रिटर्न दे दिया। हाँ बिल्कुल। तो लग तो रहा था कि फंडामेंटल ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक की जबरदस्त बाइंग है और सेंट्रल बैंक कब बाइंग करता है, उनको डी डॉलराइजेशन जिसको टर्म बोलते हैं कि यूएस से दूर भागना है कि यूएस जिस ढंग से पॉलिसीज बना रहा है, आप देखिए चाहे यूरोप है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, सब अगेंस्ट है उसके। तो जो ट्रेड होना है वो देख रहे हैं कि डॉलर के बिना हो सकता है क्या। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि डॉलर में से मतलब जो हम बॉन्ड्स बोलते हैं, यूएस ट्रेजरी बोलते हैं, उनमें बिकवाली कर रहा था और उसके अगेंस्ट
गोल्ड बाइंग परचेज कर रहे हो। तो एक सिग्नल मिल गया था कि गोल्ड में तेजी है। 2022 से ETF में बाइंग आना स्टार्ट हो गया था, लोगों को समझ में आने लग गया कि हम गोल्ड में भी निवेश करके चल रहे। अब तक इंडिया में गोल्ड कंज्यूम किया जाता था, अब गोल्ड में निवेश किया जाने लग गया है। थर्ड, हम देखते हैं कि डॉलर में गिरावट आ रही है तो गोल्ड में कंटिन्यू तेजी आ रही। रिसेशन के फियर बने हुए, कोविड के बाद से पिछले साल में यूएस ने, यूरोप ने, यूके ने, सभी ने रेट कट स्टार्ट कर दिया था। जब रेट कट होता है तो बॉन्ड से पैसा निकलता है और गोल्ड में आता है। तो ये सब कारण की वजह से मैंने पहला टारगेट रखा था 85 का, और मेरे को उम्मीद थी कंजर्वेटिवली मिल जाएगा, जो 20-22% का रिटर्न 4 साल से मिल रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आया तो ये एक बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट के लिए जाना जाता है और अपने एग्रेसिव मिजाज के लिए जाना जाता है। तो आते ही हमने देखा, इन्होंने बोला कि हम रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, काफी एजेंडा में था। और जैसे टैरिफ वॉर वाली सिचुएशन बनी तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर बना। और आपने देखा होगा कि जनवरी के अंदर यूएस ने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सभी कमोडिटी को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको डर लग रहा था कल को ये टैरिफ लग गई तो हो सकता है कि मेटल की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसके चलते हमने एक बड़ी तेजी देखी। और इनफैक्ट अगर हम जनवरी 1 तारीख से लेकर अब तक की बात करें तो सोने ने करीबन 30% से ज्यादा की तेजी दे दी है। सर वही डर है, क्या अब ये सस्टेन करेगा ये तेजी? और जिनकी शादियां हैं देखिए वो बहुत टेंशन में है कि खरीद, देखो एक क्या होता है, अफसोस होना स्टार्ट हो जाता है कि शादी थी, मैंने गोल्ड लिया, मानो मैंने 30 लाख का गोल्ड लिया है अभी शादी में, और पता चला यार 20% 25% करेक्ट हो गया गोल्ड, और मेरा तो वो मुझे 20 लाख में मिल सकता था, मैंने तो फालतू ही लिया। तो ऐसा कुछ हो रहा है और कई लोगों को निवेश भी करना है, तो इस पे अब करे क्या ये तेजी सस्टेनेबल है? देखिए शुभम, सबसे पहले आपको जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है या जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले KYC करना है खुद का। KYC करने मतलब पहला आप समझिए कि आपको सोना किस लिए लेना है। अगर रिचुअल्स है, अगर हमारे सेंटिमेंटल के लिए हम लोग ले रहे हैं, जैसे शादी ब्याह है, लेना ही है, तो आप प्लीज भाव मत देखिए। आप बिल्कुल सही बोले, 2005 में फरवरी 21 तारीख को सोने का था 5250 रुपए का भाव। तब मुझे लग रहा था, घर में शादी थी तो मैं बोला सोना लेते हैं, फिर मेरे को लगा नहीं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन जब 5 साल बाद देखता हूँ यार बहुत सस्ता था। 2008 में मेरी शादी हुई, तभी मैं देखता सोना 10-11 हजार का भाव था, बोले बहुत महंगा है अभी तो, लेकिन आज जब देखता हूँ तो सस्ता। तो पहला चीज है, घर में अगर रिचुअल्स के लिए लेने हैं तो आप उसको भाव को मत देखिए। हाँ, आज जरूर आपको महंगा लगेगा बिल्कुल, और हो सकता है 5,000 रुपए नीचे टूटने के बाद, 10,000 रुपए टूटने के बाद आपको लगेगा यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन बिलीव कीजिए, सोना जो लेते हैं वो लंबे समय के लिए लेते हैं। तो आई थिंक के लॉन्ग टर्म के लिए अगर रिचुअल है तो आप सोना बिल्कुल, तो मतलब उसमें हमें भाव नहीं देखना फिर, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा हो गया लेना ही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था सर, मेरी शादी में सोना 48-50,000 था, और आज मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ सस्ता ही था। तो वो टाइम पे कैसा लग रहा था? लग रहा था महंगा है, बिल्कुल लग रहा था। लेकिन मेरा थिंकिंग आपकी तरह ही था। मैं अपने पिताजी को ही बोलता था कि जब जिस चीज को बेचने के लिए नहीं लेना ना, उस चीज को आपको लेना है और रखना है, तो फिर आप किसी भी भाव पे ले लो, क्योंकि आपको इसको लिक्विड में कन्वर्ट तो करना नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी एन ऑर्नामेंट फॉर यू, तो वो तो आपके लिए सस्टेन करेगा हमेशा के लिए। और वही अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता तो शायद सर मैं आप वाली फिलोसफी फॉलो करता। इसमें हम है ना दोनों चीज को मर्ज कर सकते हैं। देखिए 2022-23 से हमको एक चीज समझ में आई, SIP, कि हर महीने कुछ निवेश करेंगे तो हम एवरेज आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, इस वक्त सोना महंगा जरूर है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो कोई भी कमोडिटी का एक साइकिल होता है। आज 2011 में $1920 सोना ने टच किया, और 2016-17 तक तो सोना चला ही नहीं था। अच्छा, तो आज आप देखिए 8 साल के बाद सोना चलना चालू हुआ, यानी वो एक टाइम वाइज करेक्शन बहुत लंबा था। लोगों को ये भ्रम रहता है कि जैसे इक्विटी में बड़ा करेक्शन आता है, क्या सोने में ऐसा आ जाएगा? देखिए आज आप 2008 की जब मंदी आई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो सोना $640 का भाव था, और $640 से 1920 का हाई मारता है अप्रैल 2011 में। इतनी बड़ी रैली आई। हाँ, अब इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट करेक्ट तो करेगा, तो $1100 तक नीचे आया, तो लोग बोलते हैं अरे बहुत बड़ा करेक्शन, लेकिन आप देखिए चला कहां से था। मोटा मोटी आप देखो $600 से चला हुआ है और 1200 तक पहुंचा। मतलब इतना बड़े करेक्शन आने के बाद भी मार्केट वहां पे स्टॉप हुआ। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि अब तक जो सोने में रैली आई है वो एक टाइम बाकी था, इसकी वजह से है। हाँ, जैसे आप बोलते हैं कि आगे गिरावट जो हमारे निवेशक है, तो पहला चीज अगर कंजम्पशन के लिए ले रहे आप लीजिए, मार्केट थोड़ा ऑफसेट करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे समय में SIP का जो वर्ड बोल रहा था मैं, कि आज अगर आपको समझो 1 लाख का सोना लेना है, अभी आप 50,000 से लीजिए। फिर जैसे अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी आती है, शादी हुई है सपोज सीधी के लिए, तो फर्स्ट एनिवर्सरी पे और एक 25,000 का लीजिए।
ऐसे करके आप लोगे तो आपका एवरेज भी बनेगा। लेकिन अगर आप निवेश के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि सोने ने अपनी प्रॉपर्टी चेंज की है 15 सालों में, अब लोगों ने इसको असेट क्लास के तौर पे भी देख रहे हैं। जैसे हम इक्विटी में, प्रॉपर्टी में लेते हैं, रिटर्न मिला तो निकल जाते हैं। तो आप देखिए ETF में जो पैसा लगा है वो अब रिटर्न देखेगा 40%, तो प्रॉफिट बुक भी करेगा। तो यहाँ पे निवेश करने के लिए ले रहे हो या कंजम्पशन के लिए, ये चीज आप समझ डिसाइड करनी पड़ेगी। तो कंजम्पशन के लिए लेना ही लेना है, निवेश के लिए थोड़ा रुक जाओ, मार्केट में करेक्शन दिखेगा वहां पे अब लीजिए। लेकिन सोना कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। पिछले 25 साल में खाली 3 साल ऐसे थे जिसमें प्राइजेस ने 7% का, 8% का, 6% का फॉल आया। अदरवाइज कभी भी डबल डिजिट का नेगेटिव रिटर्न सोने ने नहीं देखा 25 साल में। तो सर अभी जैसे दर्शक लोग हैं, मान लो कोई सोना ले भी रहा है, मेरे मन में खुद के, मैं एक दर्शक नहीं हूं, मैं एक दर्शक ही हूं ऐसा मानिए, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, सोना 2 लाख कब तक हो जाएगा? सोना हमेशा बढ़ता हुआ दिखता है। हाँ, अब ये है कि जैसे टेस्ट मैच और हम T20 की बात करते हैं, तो टेस्ट मैच का रिजल्ट 5 दिन बाद ही आने था। हाँ बिल्कुल। लेकिन T20 का 5 घंटे में आ जाएगा। बिल्कुल। तो अब क्या हो गया, हमें कुछ लोग क्रिप्टो के पीछे भागते हैं, हाँ, कुछ लोग T20 के पीछे, तो एंजाइटी लेवल बढ़ गया है। उसी एंजाइटी के लेवल से आप पूछ रहे हो कि 2 लाख कब हो जाएगा। देखिए, सोना जनरली देखा जाता है इन्फ्लेशन बीट कमोडिटी है। इन्फ्लेशन का रेट है 6 से 7%। तो आप मान के चलो एनुअली आपको सोना इन्फ्लेशन को बीट करने वाली कमोडिटी, तो उसको जनरली हम देखते हैं 7-8 साल लगता है। हालांकि अब एक डी-डॉलराइजेशन, सभी सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है ETF, तो अभी हवा या हम बोल सकते हैं जो मोमेंटम है बहुत फास्ट होने लग गया है, जिसके चलते मोमेंटम बढ़ा। मुझे लगता है 2 लाख भी होगा, बट उसको समय लगेगा। अभी जो एक रैली आई है कि 4 साल में सोना डबल हो चुका है, तो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जो जो चीजों ने सपोर्ट किया था वो अब मैच्योर हो चुके हैं। तो अगले 1.5 साल 2 साल मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेट करेगा। बड़ा करेक्शन तो नहीं, बट हाँ एक अच्छा खासा करेक्शन रहेगा, उसके बाद एक दायरे में रहेगा। बट हाँ, अगले 5 साल में डबल जरूर होता रहे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है ये। मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं सर की बात से कि एग्रेसिव होकर सोना बाय करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं अगर आप निवेश के लिए देख रहे हैं तो। बराबर। बट अगर आप कंजप्शन करना चाहते हैं तो आपको लेना है तो लेना है, उसमें फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सर अगर एक चीज इसमें और जानना चाहूंगा कि करेक्शन के लिए आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे मैंने जो खुद पर्सनली फील किया और मैं जो खुद अपने घर में सबको कहता हूं कि सोना जब भी 12 से 15% टूटता है अपने हाई से, वॉट एवर द हाई कुड बी, तब आपको जितना लेना है उसका आधा ले लो। मैं पर्सनली अपने घर में ये सिस्टम फॉलो करता हूं, और जब वो 25% टूट जाए तो समझो अब इससे ज्यादा वो नीचे नहीं जाएगा। टाइम वाइज करेक्शन पॉसिबल है वहां पे, बट वो इससे ज्यादा नीचे नहीं। मैंने सोने को कभी भी अपने हाई से 25% से ज्यादा टूटते नहीं देखा। रेयर सिनेरियो कुछ होगा तो मुझे नहीं पता कि वो 26 चला जाए, 27 चला जाए। तो मेरा ये साइकोलॉजी रहता है, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रखा अपने घर में। आपने कुछ ऐसा कुछ कर रखा है या आपने कभी ये टेस्टिंग करके देखी है पीछे? देखिए, ऐसा मौका ही नहीं बना आज। अच्छा। सोना मैं वही बताऊं, साल भर का अगर आप देखेंगे, मैंने अभी रिसेंटली एक डेटा एनालाइज किया था कि 20% का फॉल तो गोल्ड में दिखा ही नहीं 1 साल के अंदर। हाँ, टाइम वाइज करेक्शन जरूर मिलेगा। तो मुझे लगता है रादर देन टाइमिंग दी मार्केट, गोल्ड हमारे रिचुअल्स में है। बिल्कुल। आज आप देखिए, घर में जब लक्ष्मी आती, बच्ची होती है, तो हम चांदी की चम्मच से घुट्टी देते हैं। yes, yes. तो वहां से हमारे रिलेशन है। पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है बच्ची की, वो कान में बाली देते हैं, वो भी सोने की होती है। तो हमें क्या देखना चाहिए, रादर देन टाइमिंग दी मार्केट, सोने को जैसे हम इक्विटी में बोलते हैं SIP किया, वैसे आप GIP कीजिए। हर महीने आप सोना फिजिकली भी ले सकते हो, डिजिटली मतलब ETF के द्वारा भी ले सकते हो। तो मुझे लगता है यस, जो आपने बोला बिल्कुल परफेक्ट है कि सोने में 10-12%, देखिए इक्विटी जैसा नहीं है कि कोई भी एसेट क्लास में 30% का फॉल आ जाए। गोल्ड एक उदाहरण है, पिछले साल का एग्जांपल ले लीजिए, ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ, 9% का फॉल गोल्ड में आया, बट एक ही हफ्ते में हमने देखा वो सोना रिकवर कर गया था जब वो सीतारमण जी ने वहां पे बोला था। बिल्कुल, ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ था। तो एक चीज आप मान के चलिए, जो आपने मेरे को बोला 20%, मैं तो मोर देन हैप्पी होऊंगा अगर सोना 20% टूट जाए। अच्छा। तो आई थिंक देखो 10-12-15% इतनी तेजी के बाद पॉसिबल है, उसका टाइम करेक्शन है। तो बिल्कुल आप ये मत देखिए सोना गिरेगा तो मैं लूंगा। आप बिल्कुल छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे अगर उसको कंटिन्यू लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बॉटम किसी को नहीं मिलता, बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं आप अच्छे लेवल्स पे, अच्छी प्राइस पे आप लेके बैठ सकते। लेकिन सोने में निवेश करना है तो थोड़ा लंबा व्यू लेके बैठिए, तो ही रिटर्न अच्छा बनेगा। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई लेना चाहें तो वो बेटर नहीं होगा। आपके कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो इसमें ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना और एक अच्छा
हमारे लिए इन्फ्लेशन बीट कमोडिटी के तौर पे काम कर मैं वही सकता बोला, है। इसको इक्विटी से हाँ, या बाकी जो इंडिया Asset में class इलीगल है, मैं बोलता हूँ ये क्रिप्टो ये सब, हम्म। लेकिन उनसे कंपेयर मत कीजिए। आज अगर आप राहुल द्रविड़ को T20 में खिलाओगे तो रिजल्ट नहीं आने हाँ, वाला सही है। बात है सर, एक्सेप्शनल रिजल्ट कभी कभार आगे तो अलग हाँ, बात है। तो वैसे ही सोना है, आज ये एक्सेप्शनल रिजल्ट है कि अपने को साल भर में 40% का रिटर्न मिल दे गया रहा है, तो है, उसका हाँ। मजा लीजिए। लेकिन सोना जो बना है वो लंबे समय के लिए ही मतलब बात ये सर के कहने का मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब अपने लैंग्वेज में, कि राहुल द्रविड़ ने एक T20 मैच में 50 मार दी, ये उम्मीद मत करो आने वाले 10 में वो मारेगा, ही इज नॉट विराट कोहली। कहने का मतलब ये है, तो वही चीज है सर। अब एक चीज जैसे सोने के लिए आपने ये बताइए सर, क्रिप्टो को लोग कहते हैं कि न्यू गोल्ड है, कहते हैं कि क्रिप्टो जो वो नया गोल्ड है। मुझे क्रिप्टो का थोड़ा सा नॉलेज जो वो समझ में नहीं आता कि इसके पीछे बैक क्या है। लाइक गोल्ड को मैं किसी के पास लेके जाऊंगा, ही विल डेफिनेटली पे मी फॉर दैट। ओके, तो क्रिप्टो का क्या सीन है और गोल्ड को उसके साथ कंपेयर करना कितना सही है? देखिए, मैं कमोडिटी को, इक्विटी को, सबको अच्छे से फॉलो करता हूँ। क्रिप्टो आई थिंक के मेरा पर्सनल व्यू है कि पहली चीज तो इंडिया में इलीगल है, तो यू शुड अवॉइड अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट कम्स विद एनी न्यू लॉ एंड अदर थिंग। सेकंड है, देखिए कोई भी न्यू गोल्ड की आज टेस्टेड टाइम है। पहला चीज, आज हमने देखा डायमंड लैब ग्राउंड बन गया, लेकिन गोल्ड आज तक नहीं बन पाया है। इवन हमने तो हमारे पुराने इसमें सुना भी कि रावण सोने में खुशबू लाना चाहता था, बिल्कुल सुना है। तो कहने का मतलब है गोल्ड हैज प्रूवन सिंस सेंचुरीज कि वो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। सही बात है। सेकंड है, क्रिप्टो में ठीक है बना है, लोग आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैंने जो समझा, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है इस चीज में, बट मैंने सुना कि कुछ लोग कोडिंग करते हैं, उसके बाद वो टोकन्स बनते हैं, लेकिन क्या डायमंड जैसा कोई रिप्लेसमेंट आ सकता है? सही बात है, कांट से कभी भी आ जाए। तो आई थिंक गोल्ड अपनी वैल्यू कभी लूज नहीं करने वाला। हाँ, सेकंड है, फिएट करेंसी जैसी बहुत चीजें देखी है हमने, वैनिला वाला केसेस देखा, या पुराने में आप देखोगे 90s में प्लांटेशन कुछ ऐसे आए थे, तो आज की डेट में वो भी कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है एक अंडरलाइन गोल्ड में है हमारे पास। क्रिप्टो मुझे भी थोड़ा कम समझ में आता है, जितना आपको आता है उतना ही मुझे आता है। ये अनरेगुलेटेड भी है सर, अनरेगुलेटेड भी इंडिया में, तो बेटर है कि स्टे अवे फ्रॉम क्रिप्टो। तो यानी जो लोग भी गोल्ड और क्रिप्टो में ये सोच रहे हैं कि हम क्रिप्टो को प्रीफर करें, अजय सर की बात समझ में आ गई होगी किसको प्रीफर करना है ना? गोल्ड ही हमेशा रहेगा। सर एक चीज और बताइए, लाइक गोल्ड इमोशनल इन्वेस्टमेंट है आपके लिए या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? पहले इमोशनल हुआ करता था, हाँ, बट अब धीरे धीरे स्मार्ट भी हो गया। तो मुझे लगता है गोल्ड में दोनों ही प्रॉपर्टी आ गई है। ओके। क्योंकि पहले क्या होता था, आज मुझे गोल्ड में रिटर्न नहीं दिखते थे लोग, गोल्ड में इमोशन देखते थे और एक स्टोर ऑफ वैल्यू देखते थे, जैसे हम लोग स्त्री धन बोलते हैं। हाँ, तो वो कब दिया जाता? अरे शादी का कुछ इशू होगा तो तेरे काम आ जाएगा, लेकिन रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखा जाता था। लेकिन 2014 के बाद से गवर्नमेंट ने भी इस चीज को समझा, इसलिए गवर्नमेंट ने SGB, गोल्ड सोवनियर बॉन्ड, ETF, ये सब में आए। और साथ में हम देख रहे हैं आज एक ब्लेंडिंग चल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं जाऊंगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सब जानते हैं, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी इस चीज को समझा और मल्टी एसेट फंड्स लॉन्च किए, जहां पे 20% गोल्ड में एलोकेशंस करने लगे हैं। तो सिमिलरली मुझे लगता है आज की डेट में गोल्ड एक रिचुअल भी है, एक सेंटिमेंट भी है, और साथ में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी है। सर मैं इसमें दो चीजें आपसे पूछूंगा, एक तो मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग पूछूंगा आपसे, और एक आपने बोला म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी। पहले सर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं। लाइक गवर्नमेंट ने कहा कि आप आइए इन्वेस्टमेंट करिए, ये करिए, और पीछे जो बजट में क्या हुआ था हमें पता है। तो उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि यार डिजिटली बाय करने से ज्यादा बढ़िया है, लाइक SGB लेने से ज्यादा बढ़िया मैं फिजिकल ले लूं। इस पे आपके क्या विचार रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट ने लाया था बॉन्ड बहुत बेहतरीन था। उसका लाने का ऑब्जेक्टिव आप समझिए, 2014 तक हम लोग 850-900 टन सोना इंपोर्ट करते थे, और हमारा CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, बहुत ही इंक्रीज होता था। जब गवर्नमेंट ने इस चीज को एनालाइज किया तो समझा कि आज सोना हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं, बट उसका यूज केस कहीं पे भी नहीं है। सही बात है। तो गवर्नमेंट ने 2 स्कीम लाई थी, एक गोल्ड मोनेटाइजेशन लाई थी, और एक ये गोल्ड बॉन्ड लेके आया था। मोनेटाइजेशन में आपके पास सोना है, आप जमा कीजिए और उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, या हम टेम्पल में जो सोना पड़ा हुआ है उसको भी यूज कर पाए। आज हमारे मंदिरों में पकड़े तो 5000 टन के आसपास सोना है। बिल्कुल सर। तो आज अगर वो सोना कहीं ना कहीं अगर इंडिया में हम यूज कर पाए, इकोनॉमी में अगर आ जाए तो क्या होगा? तो हम वर्किंग कैपिटल के लिए जो सोना इंपोर्ट करें वो बंद हो जाएगा। तो कितना बड़ा आउटफ्लो रुक जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव ये था। सेकेंडली था कि गवर्नमेंट ने देखा कि गोल्ड कंजम्पशन के लिए तो आप ले रहे हो, बट अब रिटर्न के लिए भी लेने लग गए थे। तो गवर्नमेंट ने इसको बोला कि अगर आपको रिटर्न के लिए लेना है तो आप डिजिटल गोल्ड लीजिए, बॉन्ड में शिफ्ट हो जाइए, सो दैट हमारा जो इंपोर्ट है
वो कहीं ना कहीं थम कंट्रोल जाएगा। में आ जाए। और अब इंडिया में क्या इमोशन जुड़ा हुआ है सोने के साथ, तो उसको तोड़े कैसे? तो गवर्नमेंट ने बोला आप बॉन्ड में निवेश कीजिए, मैं आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट भी देता हूँ और प्लस प्राइस कंपोनेंट भी देता हूँ, दोनों मिल रहे हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कंपोनेंट जोड़ा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को गोल्ड का क्रेज बन चुका है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको डिसकंटिन्यू भी किया है। और अब लोगों को समझ में आ गया कि सोने को हम ले भी सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं, चाहे ईटीएफ के माध्यम से करें, चाहे डिजिटल गोल्ड के माध्यम से करें या फ्यूचर के माध्यम से करें। सर बहुत से लोग हैं अभी, जैसे बहुत से दर्शक भी होंगे जानना चाह रहे होंगे, लाइक बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार सोने से रिटर्न कोई फिक्स इनकम नहीं आती, लाइक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया डिविडेंड आ जाएगा, ओके डिविडेंड नहीं आएगा तो शेयर प्राइस का अप्रिशिएशन गोल्ड के कंपैरिजन में उनको लगता है कि बहुत फास्ट हो सकता है। ऐसा लगता है, भले ही वो स्टॉक फिर 80% भी टूट जाए वो अलग बात है। तो सर इसमें लोग डिविडेंड इनकम को तलाशते हैं, वो मिल रही थी पहले एसजीबी से, तो अब अगर किसी को मान लीजिए गोल्ड में डिजिटल इन्वेस्टमेंट करना हो डिजिटल वे में, तो क्या ईटीएफ के अलावा कोई और चॉइस भी बची है? देखिए एज ऑफ नाउ 2-3 तरीके हैं जहाँ पे हम निवेश, पहला तो सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट मेरे को लगता था कि देखिए आप गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन ये तो अवेलेबल है ही कभी भी, लेकिन जो गोल्ड बॉन्ड है आज भी सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। ओके तो जिसको निवेश करना है उसमें कर सकते हैं। उसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है क्या सर, कि कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है? भाई अभी तो ईटीएफ में आ गया, वहां पे 500 रुपए से भी आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा। और बॉन्ड में भी जो डिनोमिनेशन है अब तो सेकेंडरी मार्केट में आ गया, तो आप यूनिट्स लेके परचेज कर सकते हो। तो हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस चीज को समझा और 500 रुपए में आया। इनफैक्ट अब इन्होंने ये भी समझा कि अगर हम इक्विटी के साथ गोल्ड को ब्लेंड कर दिया जाए तो रिटर्न और अच्छे बनेंगे। देखिए आज इक्विटी को डर किस चीज का है? इक्विटी को डर है कि भाई कोई अनसर्टेनिटी होगी, कुछ अनसर्टेन इवेंट हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोविड आया था, युद्ध हो जाए अभी, या इंडिया पाकिस्तान का जैसे जो सिचुएशन चल रहा है, तो उससे इक्विटी को बड़ा डर लगता है। बिकॉज मुझे जितना मैंने इस मार्केट से सीखा है, दैट इज मार्केट हेट सरप्राइजेस, मुझे पता है। अब गोल्ड को क्या पसंद है? गोल्ड लव सरप्राइजेस। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है आपने ही जवाब दे दिया कि आज सोना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया और म्यूचुअल फंड को क्यों समझ में आ गया ये चीज। म्यूचुअल फंड बोलती मैंने आज निवेश कर रखा है, कल को लड़ाई हो गई तो इक्विटी टूटेगा, लेकिन जब लड़ाई हो गई तो गोल्ड बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर मैंने यानी पोर्टफोलियो संभल जाएगा। हाँ, तो उसको डाइवर्सिफाई करने में लग गया। अच्छा, पुरानी बुक्स में जब मैंने भी पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि गोल्ड में आप 5% 6% का डिप्लॉयमेंट कीजिए। ठीक है। बट सर वो जमाना चले गया शुभम जी। ओके। आज सोना एज ए एसेट क्लास आ गया है और एंट्री एग्जिट बहुत सुगम हो चुका है। इसके लिए आप देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। और मैं खुद रिकमेंड भी करता हूं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो, मैं इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बोलता हूं सोने को इक्विटी के साथ जोड़ के चलिए। तो अगर आप 20% गोल्ड में, गोल्ड है, चांदी है, इसमें अगर आप डिप्लॉय करते तो उससे होगा क्या, कभी भी इक्विटी में जब फॉल आएगा तो कमोडिटी में गोल्ड आपको लीड कर गोल्ड आपको लीड कर जाएगा। इससे होगा क्या, आपके पोर्टफोलियो का जो अल्फा है वो बढ़ता हुआ दिखेगा और जो बीटा है, बीटा मतलब वॉलिटिलिटी, हाँ, वो कम हो जाएगी। तो सर जितना देखिए मैं एक समझ पाया हूं इस चीज में, तो एक चीज समझ में आई है कि लाइक आपके कहने का मतलब ये है कि आप गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो का पार्ट रखिए जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये और होगी, आप बोल रहे हैं 20% रखिए तो वो बैलेंस कर देगा अपने पोर्टफोलियो को, यानी इक्विटी में गिरावट आई तो वो संभाल लेगा। अब इसमें मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा है कि यार बात तो ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, गोल्ड भी बढ़ेगा, इक्विटी भी बढ़ेगी। तो अभी आपके हिसाब से मतलब गोल्ड में मैं 20% के लगभग का अपना पोर्टफोलियो साइज डालना चाहिए, राइट? बिल्कुल। देखिए जो आपने बोला बिल्कुल है। लॉन्ग टर्म हमने हमारे लाइफ में भी देखा है। आज मैं करीबन मार्केट में 30 साल से हूँ, तो 30 साल में कभी भी सोने में ठीक है करेक्शन आया भी है, लेकिन आज जैसे हम लोग सुनते हैं कि जो चीज नीचे जाएगी ऊपर भी जाएगी, ऐसे सब इक्विटी भी ऐसा ही है। सेंसेक्स भी चल ही रहा है, तो ना गोल्ड खत्म होने वाला है ना इक्विटी खत्म होने वाली है, लेकिन दोनों को हाथ में हाथ लेके चलेंगे तो बेटर रिटर्न बनेगा इंडिविजुअली। क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, जब बड़ा करेक्शन आता है तो कंसर्न्स आता है। बिल्कुल। ऐसे कंसर्न से दूर भागने के लिए 20% अगर गोल्ड डाल दोगे तो वो बाकी लोगों का पोर्टफोलियो अगर 20% टूट रहा है, आपका पोर्टफोलियो मुझे लगता है नेगेटिव जाएगा, और उसका 20 तो आपका 8 वो रिकवर गोल्ड की तरफ से हो जाएगा। सर गोल्ड के प्राइस को डिसाइड करने में, जैसे ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, कौन से मेजर फैक्टर होते हैं? कोई 2-3 ऐसे मेजर फैक्टर जो गोल्ड का प्राइस डिसाइड करते हो, या सिर्फ ये डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है? देखिए कोई भी कमोडिटी है वो डिमांड सप्लाई पे ही चलती है। ओके। बट गोल्ड खाली कमोडिटी नहीं है, आज एक तरह से यूनिवर्सल करेंसी भी है। आज सोना आप यहाँ से लीजिए, दुबई में जाके बेचिए, वो एक्सेप्ट करेगा, जापान में जाके बेचिए, वो भी एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों को ध्यान देना चाहिए वो है डॉलर, क्योंकि डॉलर का जो मूवमेंट होगा वो गोल्ड पे इंपैक्ट देगा ही देगा। तो मैं ज्यादा करके डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि डॉलर में अगर मजबूती है तो
तो सोना करेक्ट करना है। दूसरा है जियो पॉलिटिकल टेंशन, और आज हम देख रहे हैं 5 साल से कुछ ना कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन या ग्लोबल फ्रंट पे कुछ चीज चलेगी, वो इम्पैक्ट देगा। डिमांड सप्लाई डेफिनेटली रहेगा, सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, ये सब चीजें अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली हम। चलिए, इसमें मेरा एक फनी सवाल है, जैसे मैंने आपको पूछा कि गोल्ड का मेजर फैक्टर क्या डिसाइड होता है। अगर आपको एक दिन के लिए पूरी दुनिया का गोल्ड कंट्रोल करने को दिया जाए तो आप क्या करेंगे उसका? मतलब गोल्ड आपको मिला है, आप उसके प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या प्राइस कर देंगे आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि गोल्ड जैसा कोई एसेट क्लास ही नहीं है। और हमने जैसे रामायण के टाइम से लेकर अभी तक, रामायण में भी सोने का मर्ग था, फिर लंका भी सोने की थी, वहां से लेकर आज तक, तो सोना मुझे लगता है अभी भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। सर, इस पे ना अभी पीछे हमने देखा था कि इंडियन वुमन जो हाउस होल्ड है, जो हाउस वाइफ्स हैं, आप देखिए वो ज्यादा स्मार्ट प्ले कर चुकी है हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने गोल्ड ले रखा है और उनके गोल्ड का अगर रिटर्न देखा जाए तो मैं मानता हूं कि बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो से ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर वो लोग हमारे पूर्वजों ने ये बनवाया है सिस्टम कि आप गोल्ड लेते रहो, लेकिन सर जैसे डर भी लगता है कि यार कितना बढ़ेगा ऐसे बढ़ के। तो ये जब 50,000 हुआ था, लोगों को लगा था यार हो गया 50,000, अब और कितना बढ़ेगा। आज 1 लाख हुआ, अब लग रहा है कितना बढ़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 लाख कब होगा? तो किसी दिन ऐसा भी होगा गोल्ड 5 लाख 10 लाख भी चला जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक चीज है, सोना जब तक बनाया नहीं जा सकता तब तक इसकी सप्लाई लिमिटेड है। आज डायमंड बन गया, लेकिन सोना मैंने तो अभी कभी भी ऐसा सुना नहीं कोई ट्राई भी कर रहा है, क्योंकि सोना नहीं बन सकता, इसीलिए वो सोना है। तो पहला चीज, उसकी जो एबिलिटी वो लिमिटेड रहेगी। सेकेंडली, कितना बढ़ सकता है जब आपके पास लिमिटेड। और दूसरा, आप देखिए, सोना पहले मेडिकल में यूज नहीं होता, अब मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हाई एंड में यूज होने लग गया है। सेकेंडली, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा है शुभम, कोई भी करेंसी 100 साल से ज्यादा नहीं चलती। अच्छा, जैसे 1920 में डॉलर आया और अभी तक चल रहा है, करीबन अगर हम देखें तो 125 साल हो गई। बट डॉलर से पहले पाउंड चलता था, पाउंड से पहले स्पेन की करेंसी चलती थी, फिर पोर्चुगल चलती थी। तो आप, मेरे पास डेटा मैं कभी आपको शेयर भी करूंगा, 100 साल से ज्यादा कोई करेंसी नहीं चली है। अब डॉलर में आप देखिए, लोगों का जो विश्वास है सेंट्रल बैंक की इकोनॉमी, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूट रहा है। अब जैसे ही टूटेगा तो दूसरी करेंसी कौन सी आ सकती है? तो मैं बोलूंगा 2012 में ईरो ने कोशिश की थी कि हम हमारी एक नई करेंसी बनाए, लेकिन हम बोल सकते हैं यूएस ने कहीं ना कहीं उसको तोड़ने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई और ब्रेग्जिट हुआ और हमने ईरो बाहर निकलते हुए देखा। फिर चाइना कोशिश कर रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट तो मैन्युफैक्चर में ही करता हूं। तो 2016-17 में यूएस ने उस पर ट्रेड कंसर्न्स डाले और हमने देखा है चाइना अब काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। और अभी भी क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद चाइना को पिन पॉइंट कर रहा है। हाँ, एक चीज आपने, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल करेंसी अभी भी डॉलर, और जब तक डॉलर के अलावा दूसरी नहीं आती तो गोल्ड एक बड़ा रोल प्ले करे, इसलिए सेंट्रल बैंक्स काफी बाइंग तो सब जगह एक्सेप्टेड है। अब इंडियन वुमन जो बाय कर रहे हो, आप रिटर्न की बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू देखना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज मैंने ली और मुझे 20%, 30%, 40% का रिटर्न मिला तो मैं बेचूंगा और वापस दूसरा लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन गोल्ड में आज इंडियन वुमन करीबन, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा आया हुआ है, 28,000 टन, मुझे तो लगता है अब तक तो 29-30 ज्यादा ही होगा इससे कुछ। ये तो ऑफिशियल डाटा है, ये तो ऑफिशियल डेटा है, बट बहुत पुराने गोल्ड में पड़े तो 30,000 टन सोना कभी भी मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं आ सकता। देखिए, एज पर हिंदू हमारे रिचुअल जो है उसमें कहा जाता है सोना कभी नहीं बेचना। आदमी अपना घर बेच देगा, धंधा बेच देगा, सब चीज बेच देगा, लेकिन सोना बेचने के लिए कभी नहीं। तो जान पे आती है तभी बेचता है, अदरवाइज वो बेचता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सोना हमेशा बना हुआ रहेगा। इसी के लिए तो हम बोलते हैं ना, इंडिया को सोने की चिड़िया। हाँ। तो ये कारण। तो सर फिर एक चीज बताइए, लाइक आप में से भी बहुत से लोग इस चीज को सुनना चाहेंगे। सर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कंसेप्ट आ गया है। आपने जैसे बोला कि इंडियन वुमेन्स, मैं भी देखता हूँ कि खरीदती है सब लोग, कोई भी हमारे घर में कोई भी महिला वो गोल्ड तो लेती है ना, लेकिन अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आ चुकी है और गोल्ड के जैसी दिखती है। मतलब हम कॉमन मैन तो पता ही नहीं कर सकते कौन सा गोल्ड का ज्वेलरी कौन सा है। तो इससे क्या कोई गोल्ड की डिमांड पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, उल्टा ज्यादा बढ़ती है। गोल्ड की डिमांड ज्यादा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है मैं बताता हूँ। आज पहले चीज, अगर आपको सपोज मर्सिडीज लेनी है तो उसके लिए इंस्पिरेशन तो होना चाहिए, मुझे लेना है। तो आज जब आप आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी लेते हो तो एक्चुअली ये दिखाता है कि आपके माइंड में है कि मुझे गोल्ड लेना है। तो जितना ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप ले रहे हो तो इसका मतलब आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हो कि मुझे गोल्ड में जाना है। गोल्ड में जाना है। तो आई थिंक ये एक बता, हाँ ये जरूर है कि सोने का भाव जितने से बढ़ा है
और इंडियन पॉपुलेशन जो है वो प्राइस सेंसिटिव होता है, तो वहां पे हम डिमांड में ड्रॉप, लेकिन उसके अल्टरनेट्स आ गए। जैसे अभी मैं कुछ ज्वेलर के कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे बहुत अच्छी चीज देखी, लाइट वेटेड गोल्ड ज्वेलरी आजकल मशीन मेड हो गई। अच्छा। तो पहले हम देखते थे हैंडमेड होती थी तो थोड़ी बल्की होती थी, बट अब मशीन मेड होने के लिए तो बहुत लाइट वेटेड होने लग गई है। दूसरा, चांदी को मत भूलिए, चांदी को गरीबों का सोना भी बोलते हैं या पुअर्स मैन गोल्ड भी बोलते हैं। अच्छा। तो जिन्होंने अपनी रैली मिस कर दी है सोने में, अब वो चांदी की तरफ जा रहे हैं, चांदी की भी ज्वेलरी आने लग गई है, या हम बोल सकते हैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आ गई। तो आई थिंक जो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोल रहे हैं, ये एक तरह का सपना क्रिएट कर रही है कि मुझे ऐसी ज्वेलरी लेनी है, मतलब वो आपको खींच गोल्ड की तरफ ही रही है। हाँ सर, फिर एक चीज देखिए, इस पे मैं जानना चाहूंगा, लाइक जब मैंने पहली बार 2008 में बिटकॉइन के बारे में सुना था, तो मुझे हर कोई यही कहता था कि ये नया गोल्ड है, नया गोल्ड है। इवन उनका छोड़िए, इन्वेस्टर है हमारे स्टॉक मार्केट में, शंकर शर्मा, वो उनको पूछा गया था गोल्ड या बिटकॉइन, तो उन्होंने कहा था बिटकॉइन, गोल्ड नहीं। तो मेरे को ऐसा लगा यार कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसा तो गलत नहीं कर रहे कि हमें पता नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए मार्केट में मुझे ऐसा लगा कि यार लिक्विडिटी की वजह से सब कुछ भागा है। क्या आप बिटकॉइन को देखिए या क्रिप्टो को देखिए, वो भी भागता है। आप गोल्ड को देखिए, वो भी भागता है। आप स्टॉक मार्केट को देखिए, वो भी भागता है। लेकिन कंफर्ट जो है वो क्रिप्टो में उतना हमें नहीं मिल पाता है, और लोग कहते हैं कि वो डिजिटल गोल्ड है। तो ये क्या सच है? क्या वो वाकई में डिजिटल गोल्ड है, या हमारा जो गोल्ड है उसको वो कभी बीट कर ही नहीं पाएगा? देखिए, गोल्ड है। आप क्रिप्टो देख लीजिए या डायमंड देख लीजिए, डायमंड के लिए भी ये बोला जाता था। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बताया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लैब ग्रोन आया, खत्म हो गया। तो आज की डेट में हाँ, क्रिप्टो या बिटकॉइन जो हम बोल रहे हैं वो एक नई चीज है। अब उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अभी भी मेरा पर्सनल कंसर्न ये है, कल को अगर कोई दूसरा, अभी कोई बोलता है कि जो बिटकॉइन को यानी जो मैं समझ हुई है, हाँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, ये मेरे समझ में आया सर क्या कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हो कि रिप्लेसेबल है बाकी सारी चीजें, गोल्ड इज रिप्लेसेबल। हाँ, गोल्ड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपके कहने का मतलब ये है। क्योंकि बिटकॉइन की जगह भी आप कह रहे हो कि कल को कोई दूसरा कॉइन आ गया, या क्रिप्टो की जगह कोई दूसरी चीज आ गई। यस, तो सर अब गोल्ड पे इतनी बातें कर ली हमने, अब थोड़ा चांदी का बताइए। चांदी पे आपने कहा था कि 2024 में आपने कहा था कि चांदी 1.5 लाख हो जाएगी, और अभी हमने 1 लाख समथिंग ऊपर देखा है उसको। तो अभी 1.5 लाख वाले व्यू के ऊपर क्या विचार आपका? कुछ चेंज कर रहे हो या अभी तक उस व्यू पे आप इंटेक्ट है? देखिए, मुझे लगता है अभी भी चांदी सोने के मुकाबले बहुत सस्ती है। अच्छा, इसको हम समझे कैसे कि सोना सस्ता है कि चांदी सस्ती है? तो उसके लिए सिंपल है, गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो को निकालते कैसे? गोल्ड के प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर का प्राइस कर लीजिए, तो आपको एक रेशियो आएगा। वो रेशियो इस वक्त 100 के करीब है। अच्छा, पिछले 50 सालों में ये रेशियो ने लो में 32 तक का लेवल दिखाया है, और 90 के ऊपर कभी गई नहीं है। तो सर ये रेशियो हमारे दर्शक कैसे देख पाएंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि ये रेशियो कैसे देखे? वो इंटरनेट पे अवेलेबल है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, आप अपने घर से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप गोल्ड का प्राइस ले लीजिए, साथ में सिल्वर का प्राइस ले लीजिए, वो तो हमको मिलता ही है। बिल्कुल। अब गोल्ड के प्राइस को सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपको एक रेशियो निकल के आ जाएगा। हाँ। अब ये रेशियो देखिए, जो 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, वो बोलता है 32 का भाव मारा था 2011 में। अच्छा, जब चांदी 75,000 हुई थी और सोना मात्र हमारा 25,000 के आसपास था। ठीक है। इंटरनेशनल में चांदी $50 मारी थी। बिल्कुल बराबर। और सोना वो टाइम पे भी हमने $1920 का ही लेवल हाई देखा था। ठीक है, आज कोविड के समय में ये रेशियो 128 तक चले गया था। अच्छा, आप समझिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो में जब तेजी आती है, इसका मतलब है गोल्ड बढ़ रहा है। गोल्ड कब बढ़ेगा? जब लड़ाई होगी, कुछ पेंडेमिक जैसी अनसर्टेनिटी होगी। तो कोविड में अनसर्टेनिटी थी, तो हमने देखा ये रेशियो 128 तक चले गया था। जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबल होगी तो लोग सोने से निकलेंगे और इंडस्ट्रियल आइटम में जाएंगे, क्योंकि चांदी अब पहले जैसे खाली बुलियन नहीं रहा। आज चांदी ईवीज में, सोलर पैनल में, इंडस्ट्रियल यूज में बढ़ चुकी है काफी ज्यादा। बिल्कुल। नहीं, ये इंटरेस्टिंग डाटा लगा सर कि वाकई में आपने सही बोला है कि गोल्ड जो है वो अनसर्टेनिटी को प्यार करता है, लेकिन चांदी जो है, अगर सर्टेनिटी आ रही है तो चांदी का यूज बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, ये चीज मेरे भी समझ में आई है। पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं, उदाहरण के तौर पे 2016, तो 2016, 17, 18 में भी एक रिसेशन का फियर बना हुआ था, ग्लोबल स्लोडाउन का फियर बना हुआ था। तब से अगर अब तक देखें तो चांदी चली ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने हुए। फिर कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद। इससे माइनिंग कंपनी का भी आउटपुट में कमी आई, इसलिए डेफिसिट चल रहा है। इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, लेकिन कोविड, फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई और अब टैरिफ वॉर, इसके चलते चांदी अब तक अंडर परफॉर्मिंग रही है। तो मैं इमीडिएटली 6-8 महीने की बात नहीं करूंगा। अगर आप यहाँ से 3-5 साल की अगर बात करें, तो मुझे आज भी यकीन है कि चांदी आपको करंट लेवल से भी डबल हो सकती है।
मतलब अभी भी इतना पोटेंशियल चांदी में है। थोड़ा सा ये है कि टैरिफ वॉर की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड को डेंट लगा है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ सोने में एक करेक्शन है, तो चांदी में भी हो सकता है 5-10 हजार पॉइंट का एक अच्छा करेक्शन आ भी जाए। बट कुल मिलाकर यहाँ से अगर कोई 2-5 साल के लिए व्यू लेके चलता है तो चांदी मुझे लगता है कि डबल होने की ताकत रखता है। अभी आप सिंपल है, 2011 में चांदी ने $50 का हाई मारा था और सोने ने $1920 का, और आज अगर अपन देखते हैं तो सोना $3400 जबकि $3500 मार चुका, और चांदी आज भी $32 $33 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं काफी स्कोप है लंबे समय के लिए कि आज से ही अगर हम चांदी पे निवेश करना स्टार्ट करें तो 2-5 साल के अंदर हम चांदी में डबल होता हुआ। सर बहुत लोग कमोडिटी की ट्रेडिंग भी करते हैं। अब पहले तो बताइए, कमोडिटी की ट्रेडिंग में गोल्ड ज्यादा बेटर होता है या सिल्वर ज्यादा बेटर होती है? किसमें ट्रेडर के लिए मौके ज्यादा कहाँ बनते हैं? जैसे हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो वी हैव निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बिल्कुल ठीक है। अब बैंक निफ्टी बोला जाता है कि चंचल ज्यादा है, तो वैसे हमारे पास चांदी जो है वो चंचल ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जबकि सोना निफ्टी की तरह स्लो एंड स्टडी चलता है। तो अपॉर्चुनिटी जैसे हम इक्विटी में देखते हैं, हमारे पास इंडेक्स है, तो आज एक्सचेंज जैसे NSE BSE एक्सचेंज है, वैसी MCX एक्सचेंज है जहाँ पे आप सोने चांदी में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास निफ्टी एक इंडेक्स है, तो हमारे पास बुलडेक्स करके MCX बुलडेक्स करके एक इंडेक्स है। तो इंडेक्स का प्रोडक्ट भी है, फ्यूचर का प्रोडक्ट भी है, ऑप्शन का प्रोडक्ट भी है। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करते, वैसे ही MCX में गोल्ड और सिल्वर में भी ऑप्शन अवेलेबल है, लिक्विड है, गोल्ड मिनी भी है, गोल्ड भी है, हर तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सर ये ऑप्शन में ट्रेड करना या फिर एक्सपायरी ट्रेड करना, मुझे आपको लगता है कि एक कंफर्ट देगा रिटेलर को? क्योंकि इसमें मैंने सुना है बहुत लोगों के, जैसे हम कई बार सुनते हैं कि इसका तो कमोडिटी का काम करता था, इसका तो घर बार बिक गया, तो ऐसा कैसे हो जाता है सर? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली जो चीज सुना है आपने बिल्कुल सही चीज सुनी है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं सुनी है, वो है कि मार्केट में जब आदमी उतरता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन लेके नहीं उतरता है। आज मैंने बहुत जन से एग्जाम्पल में आपसे भी पूछता हूँ, आप 1 किलो मिर्ची खा सकते हो? नहीं खा सकते सर, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। मैं शिमला मिर्च की बात कर रहा हूँ। अच्छा, खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। बराबर। तो आप समझिए सिमिलरली पहले हमको मिर्ची का मिजाज पता होना चाहिए कौन सी है। तो वैसे ही कमोडिटी है, कमोडिटी में वॉलेटिलिटी पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो पहला चीज आप समझिए। दूसरा, इक्विटी एक दायरे में रहती है, थोड़ा टूटा करेक्शन हुआ चलता था, लेकिन कमोडिटी में जैसे हमने निकल का केस देखा था कि 24 घंटे में निकल डबल हो गया, डबल हुआ था, क्योंकि रशिया को बैन कर दिया गया था। कच्चा तेल है, अचानक से हमने क्रैश करते हुए देखा, क्योंकि कोविड में रखने के लिए जगह नहीं थी। कोई लड़ाई हो गई, माइनस में आ गया था, कोई लड़ाई हुई तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कमोडिटी थोड़ी चंचलता ज्यादा रहती है, लेकिन हाँ जीरो नहीं हो सकती है। तो वॉलेटिलिटी है। अब जिन्होंने ये चीज नहीं समझी है, लोगों ने शॉर्ट कर, अभी मैं उदाहरण देता हूँ गोल्ड का। मुझे अच्छे से याद है 2008-9 में लोगों का, अच्छे अच्छे ज्वेलर्स का मानना था, अरे 5000 वाला सोना 10,000 हो गया ना, अब कितना बढ़ेगा, मैं तो बेचूंगा। तो आपको पहले KYC करना है, आपको नो योर कमोडिटी, कि कमोडिटी में रिस्क क्या है। और स्टॉप लॉस तो देखो हमारे साथ हमेशा ही रहता है, लेकिन बहुत जन क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी नहीं समझना, मार्केट को नहीं समझना, ये सबसे बड़ी गलती रही है उन लोगों की जिन्होंने अब तक नुकसान किया। यानी कि अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं समझ पा रहे हो, मार्केट नहीं समझ पा रहे हो और आपको ट्रेडिंग नहीं जम रहा है, देन गो फॉर द गोल्ड SIP। जैसे आपने GIP वर्ड यूज किया, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वहां जाइए, फिर इन्वेस्टमेंट करिए, आप ट्रेडिंग के लिए मत देखिए, बेटर होगा। तो सर गोल्ड सिल्वर का तो व्यू मैंने आपसे ले लिया, लेकिन अगर कोई यंगस्टर है आज की डेट में, वो अगर उसे आपको एडवाइस देना चाहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कि वो इक्विटी में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे, तो आपने जैसे बताया कि 20% वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो आपको ये भी पता होगा कि 80% उसका चंक जो वो स्टॉक मार्केट में है, क्योंकि वहां पे SIP म्यूचुअल फंड वो है। तो मार्केट को लेके आपका व्यू क्या नजर आता है कि मार्केट भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्या? जैसे हम लोग बात करते हैं कि यार हो सकता है 5 साल में यहाँ से भी डबल हो जाए, क्योंकि हर 5 साल में हमने देखा है कि निफ्टी डबल होता रहता है। तो कई बार ऐसा डर भी लगता है कि यार किसी दिन 1 लाख हो जाएगा, उसके बाद क्या? गोल्ड में तो ये पता है कि हाँ ये गोल्ड बढ़ता रहेगा, उसमें कंफर्ट मिलता है। तो मार्केट को लेके आपका व्यू क्या है और आप क्या देख रहे हैं मार्केट में? देखिए मार्केट का आगे का व्यू बनाने के लिए हमें पीछे देखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं पूछूं, कोविड आपने देखा, फील किया, तो ऐसा कुछ पास्ट में हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था 1932 में स्पेनिश फ्लू बहुत पहले हुआ होगा। यस, बराबर। हाँ। तो सिमिलरली मैं बोलता हूँ आज इंडिया एक इंसेप्शन पॉइंट पे है, मतलब यहाँ से इंडिया ग्रो ही कर सकती है। उसका उदाहरण देता हूँ, 1920 में वर्ल्ड वॉर के बाद US ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना स्टार्ट हुआ और हमने देखा नंबर 1 इकोनॉमी बन गई।
1990 में चाइना ने स्टार्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और ध्यान देना, तब देखा चाइना नंबर 2 बन चुकी है। नंबर 1 की लड़ाई कर रही है वो बात अलग है, लेकिन नंबर 2 तो बन ही चुकी है। बिल्कुल। इंडिया ने 2015-16 में स्टार्ट किया है आज मेक इन इंडिया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप कोई भी सिटी में चले जाओ, आपको रेल, रोड्स, डैम, हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने तो अभी ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट ही की है, और अभी तो बोलते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है। सेकेंडली हाँ, ये जरूर है कि ग्लोबल मार्केट में फिर भी आज देखिए, आज इंडियन जीडीपी जिस ढंग से प्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही एक यूनिक पॉइंट पे है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारे इर्द गिर्द भी बन रहा है, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, इधर श्रीलंका, इधर पाकिस्तान है, बट उसके बावजूद हम अच्छा कर रहे हैं। तो पहला चीज, इंडिया के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है हमारी पॉपुलेशन। तो हम एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रहे हैं और हम एक कंजम्पशन में भी जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज आप ये देखिए, यूएस, इंडिया और चाइना के पीछे क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर ही है। हाँ, सही बात तो आई थिंक इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट है, इंडिया की पॉपुलेशन और कंजम्पशन। तो आई थिंक ये खत्म नहीं हो सकती। अब इंडियन पॉपुलेशन कंजम्पशन करना सीख चुकी है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म व्यू मेरा है कि इंडिया में अभी भी आपको आराम से, अगर जीडीपी की बात करें तो हम लोग 5-6% बोल रहे हैं, बट धीरे धीरे आप देखोगे ये 7-8% की तरफ जाता जाएगा। और इक्विटी मार्केट कंपोनेंटली हाँ वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन अच्छा डबल डिजिट रिटर्न आज भी इंडिया में है, बन सकता, वो आता रहेगा आपके अकॉर्डिंग। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि डबल डिजिट रिटर्न आता रहेगा, हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड वालों ने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिए। इसके बावजूद क्या होता है, कई लोग इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस ले लेते हैं। लाइक आप किसी को बोलिए कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए, अब सबके बड़ी कमी ये है कि सबके पास पेशेंस नहीं है। वो 1 साल बाद प्राइस उठा के देखते हैं, मान लो गोल्ड साइडवेज हो गया 1 साल के लिए, एंड सिमिलरली इक्विटी भी 1 साल के लिए अगर साइडवेज हो गई तो वो कहेंगे यार 1 साल में कोई रिटर्न नहीं आया, और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस लेते हैं। क्या आप लोगों को भी कभी कुछ ऐसा फील होता है कि यार देखो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जैसे गोल्ड पीछे नहीं चला था, तो उस टाइम पे आप लोगों ने कैसे मैनेज किया और क्या थिंकिंग क्या थी उस टाइम पे आपकी? देखिए, कभी भी कोई भी एसेट क्लास, सारे एसेट क्लास एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, समय आता है, तो उसी के लिए मैं केवाईसी बोल रहा हूँ, उस चीजों को समझो। जैसे मैंने एग्जांपल आपको मिर्ची का बताया, अगर आपको ये पता है कि इतने टाइप की मिर्ची है, वैसे आप गोल्ड को आप देखिए, पहला चीज वो बना हुआ है आपको इन्फ्लेशन बीट करने के लिए। ठीक है, और जैसे मैंने आपको रेशियो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने बताया S&P 500 वर्सेस JCI, तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जो हमें पहले से अपडेट दे देता है कुछ ऐसा होने वाला है। तो आई थिंक हम भी हमारे क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम यही अपडेट करते हैं, कौन सा एसेट क्लास कब चलने वाला है। जैसे अभी हम ट्रेड वॉर ये सब देख रहे हैं, तो बेस मेटल्स नहीं चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी आगे जाके चलेगी तो सही, तब आपको निवेश करना चाहिए बेस मेटल में। एग्री कमोडिटी हमने अभी डिस्कस नहीं की, लेकिन एग्री कमोडिटी भी आज की डेट में देखो जीरो हो नहीं सकती है। सही बात है। आज जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ तो वीट के भाव बढ़ गए। अभी सबका ध्यान किस पे है? बायोडीजल पे है। अब बायोडीजल में हमारा मक्का भी यूज होता है, चीनी भी यूज होती है, सोया भी यूज होता है, तो ये सब में यूज है। तो आपको पहले कमोडिटी समझनी है। और हाँ, पास्ट में जैसा आपने बोला गोल्ड नहीं चला, तो हमने देखा कि हमारा एक्सपोजर इक्विटी की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं आप इक्विटी की तरफ, मतलब आप वो रेशियोज देख लेते हैं और आपको पता होता है कि अब गोल्ड जो थोड़ा ओवर प्राइस हो गया है और गोल्ड में थोड़ा साइडवेज जा सकता है। जैसे आप अभी भी कह रहे हैं कि गोल्ड थोड़ा शायद हो सकता है कि साइडवेज ज्यादा रहे, अब बड़ा रिटर्न यहाँ से ना दे। और इसमें जो ट्रेडर्स है उसमें भी अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। जैसे आज ऑप्शंस है, तो काफी जन ऑप्शन राइटिंग करते हैं इक्विटी में, तो काफी लोग कमोडिटी में भी आ गए हैं। जब गोल्ड साइडवे हो जाता है, आपको ये पता है कि सोना अब चलेगा नहीं, तो आप गोल्ड लिया हुआ है उसके अगेंस्ट ऑप्शन राइटिंग कर लेते तो वो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा लेके बैठे रहो। बिल्कुल। क्या होगा, जैसे बोलते हैं 100 लोहार की तो एक 100 सुनार की एक लोहार की। 100 सुनार की एक लोहार की। तो सिमिलरली है कि नहीं चला, लेकिन जिस दिन चलेगा कुछ इवेंट है, क्योंकि इवेंट अनसर्टन होता है, और जिस दिन अनसर्टन होगा उस दिन गोल्ड चलेगा। यानी 100 बेयर्स की एक बुल की हो जाएगी उसके बाद में। चलिए, अजय सर से बात करके बड़ा मजा आया, चीजें क्लियर हुई है, मुझे काफी गोल्ड सिल्वर की और कमोडिटी की जानकारी मिली है, मार्केट व्यू भी हमने क्लियर किया है। अब एक बार इनके साथ थोड़ा फन फायर राउंड करते हैं, देखते हैं कि इनके जवाब क्या रहते हैं। सर, अब आपके से थोड़े चैलेंजिंग सवाल रहेंगे। गोल्ड या सिल्वर लॉन्ग टर्म के लिए आप कौन सा प्रेफर करेंगे? एज ऑफ नाउ सिल्वर। निफ्टी या बैंक निफ्टी, आपके लिए कौन सा फेवरेट रहा है? गोल्ड। निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल नहीं। देखिए, दोनों ही अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि आई वुड बी गोइंग विद द निफ्टी। ओके, ठीक है। बुल मार्केट या बेयर मार्केट, आपको मजा किस में ज्यादा आता है? बुल मार्केट में। ओके। एक फाइनेंशियल बुक जो आप पढ़ने चाहते हैं या आपने पढ़ रखी है, आप सबको रिकमेंड करना चाहते हैं? देखिए, फाइनेंशियल बुक तो पढ़ते ही, लेकिन मुझे एक अच्छी बुक जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा वो है मिनिमाइजेशन। मतलब बहुत बार हम बहुत काम करते हैं, बट उसको कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल। और ट्रेडिंग में ज्यादा मजा आता है, तो आप क्या मानते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए लक है या स्किल है?
ट्रेडिंग स्किल होना चाहिए, लक नहीं होना चाहिए। तो इसको आप आर्ट कहेंगे या साइंस कहेंगे फिर? तो देखिए, ट्रेडिंग आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है। ओके। क्योंकि देखो, आज नंबर्स पे काम हो रहा है तो आप साइंस में काम कर रहे हैं, बट उसको प्रॉपरली लेना है, वो एक आर्ट है। सर, आपने कभी फोमो में बाय किया और फेयर में बेचा है? जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी हो जाता है, फोमो में बाय करते हैं, फेयर में बेच देते हैं। बिल्कुल, मैंने भी किए हैं। जब मैंने सोना अच्छे भाव में लिया, सोने में तेजी देखी, तो मैं निकल भी गया। स्टॉक के साथ भी ऐसे हुआ। 2008 के क्रैश में मैंने निवेश किया था स्टॉक में, और मुझे 40% के रिटर्न भी बने। मैं बोला बहुत अच्छा पैसा बन गया। लेकिन आज जब मैं उस चीज को देखता हूं तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस का काम करती है कि पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आज भी मैं बोलता हूँ, इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, लोग 10% 20% पे खुश हो जाते हैं या डबल में होता है। लेकिन जबकि आज इंडियन मार्केट या कमोडिटी ये मल्टीफोल्ड होने वाली चीज है, तो स्टे इन्वेस्टेड। सर, आप जैसे बता रहे हैं सारी चीजें, तो आप ये बताइए कि जैसे आपकी अभी तक की सबसे बड़ी लर्निंग जो इस आपने अपनी जर्नी में देखी, वो क्या रही है? अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए कुछ बड़े के लिए। सर, यही चीज मुझे सबसे सुनने को मिली है, जिसके साथ भी मैंने बात की, दैट माइंड सेट इज एवरीथिंग। आप उसके लिए तैयार रहिए। इसमें सारे आंसर आ जाते हैं, लाइक आप ट्रेडिंग लॉस को कैसे डाइजेस्ट करेंगे और बाकी चीजों को। अब जाते जाते एक क्लोजिंग क्वेश्चन लूंगा। शादी ज्यादा संभालना मुश्किल है या गोल्ड संभालना मुश्किल है? दोनों ही संभाल। गोल्ड तो इनफैक्ट बहुत इजी है संभालना। नहीं सर, कई लोगों को ऐसा हो जाता है कि बढ़ गया है तो कई लोग बेच देते हैं उसको, तो कौन सा मुश्किल लगता है? नहीं, वो चीज मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैंने मेरे 35 साल के जो एक्सपीरियंस में देखा है ना, वो एक ही चीज समझा है कि माइंड को बड़ा करो और इन्वेस्टमेंट करोगे। 200% पैसा बनता है, लेकिन संभालना आपके माइंड को और मन को ही है। वाइफ को तो वैसे भी कोई सवाल नहीं करता। अच्छा, चलिए एक और लास्ट एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, और ये सीरियस क्वेश्चन है थोड़ा सा। दैट कमोडिटी मार्केट में हम हैं और कमोडिटी मार्केट को हम देख रहे हैं, मैं भी थोड़ा आपके साथ इसको समझ रहा हूँ। आपको लग रहा है कमोडिटी मार्केट में कोई एक ऐसा स्कैम हो रहा हो, या आपको लग रहा हो कि ये पोटेंशियल स्कैम की कैटेगरी में आ सकता है, तो इससे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को बचना चाहिए? आपको कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इक्विटी में हमने देखा बहुत स्कैम्स हुए थे, बिल्कुल। बट आज 10 साल से हम बहुत मैच्योर हो चुके हैं। सेबी आ गई है, रेगुलेटर देख रहे हैं उसको। कमोडिटी में भी ऐसा हुआ था 2013-14 में, अगर हम देखें तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग के ऊपर एक NSE हुआ था। तो ऐसा नहीं कि कमोडिटी कोई अछूता है, कहीं ना कहीं कुछ लीकेजेस होता है, बट हमारे पास रेगुलेटर है, आज सेबी है जो इस चीज को अच्छे से मॉनिटर करते हैं। दूसरा है, गारंटेड रिटर्न पे दूर रहिए। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं काफी फ्रॉड स्कीम्स चलती है कि आप पैसा दीजिए, हम ट्रेडिंग करेंगे और गारंटेड रिटर्न देंगे। इन सबसे दूर रहना चाहिए। वो तो रेगुलर हम देखते हैं, इक्विटी में भी है, कमोडिटी में भी है, बट आई थिंक इक्विटी से ज्यादा कमोडिटी ज्यादा मैच्योर दिख रही है अभी, क्योंकि अंडरलाइन असेट है, आप उसको ले सकते हो, फील कर सकते हो। सर, कोई दर्शक इन्वेस्ट करना चाहता है कमोडिटी में, लाइक गोल्ड सिल्वर में, तो उसे आप क्या कहेंगे? फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड, कौन सा प्रेफर करेंगे आप सेफ भी हो और रिटर्न में कोई फर्क ना पड़े? ठीक है, तो पहला आपने बोला निवेशक है तो वो रिटर्न देखना चाहता है। निवेशक, बिल्कुल। और रिटर्न देखना चाहता है तो गो फॉर डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में ETF ले सकते हैं, या MCX में भी आज डिलीवरेबल गोल्ड अवेलेबल है। जैसे वेयर हाउस में हम डालते हैं, वैसे हम लोग हमारे डीमैट अकाउंट में डाल के काम कर सकते हैं। तो आई शुड से कि डिजिटल गोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। चलिए ठीक है अजय सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आप भी ऐसे ही स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही और भी बिजनेस इनसाइट्स, फाइनेंशियल माइंड्स और जो भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी शो पे आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम। जय